हेलो बच्चों। अब अभी हमने जो प्री बोर्ड का जो सॉल्यूशन डिस्कस किया मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें हमने सेक्शन 1 जो जिसमें 1 मार्कर थे और केस स्टडी हमने डिस्कस कर ली। अब केस स्टडी के बाद आता है सेक्शन 3 जिसमें 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में, और इसकी प्रैक्टिस भी हमने कर रखी है। तो एक बार देखते हैं कैसे आएंगे क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते और ज़्यादा लेंथी भी नहीं होते, ठीक है ना। तो बस हमें देखना होता है हम स्मार्टली उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था प्रिंसिपल वैल्यू का, अगर आप देखें तो कॉस की जो वैल्यू होती है, मतलब हमें पता है कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, थीटा कब होता है जब थीटा उसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है, और कॉस की जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या होती है 0 से पाई। तो इसका मतलब हमें देखना होता है ये जो एंगल आ रहा है अगर ये 0 से पाई के बीच में आ रहा है तो हम डायरेक्टली इसको थीटा लिख देते हैं, जो यहाँ पे हो रहा है ना। तो ये जो एंगल है अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो पाई से लेस है। कैसे लेस है अगर आप इसको ध्यान से समझें तो 3/5 का मतलब हो गया 0.6 पाई, एक तरह से है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो पाई से लेस है यानी इस वाले पार्ट का आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा 3π/5। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है क्योंकि साइन की रेंज होती है -90 से 90 और ये 108 डिग्री है यानी π/2 से बड़ा है। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखें सिर्फ ये वाला पार्ट तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 3π को लिख सकते हैं 5π - 2π। याद होगा मैंने आपको ट्यूटोरियल में कराया था कि हम क्या करते हैं जो नीचे वाला नंबर होता है जैसे 5 है वैसा मल्टीपल बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर। तो हमने 3π को लिख दिया 5π - 2π और इसको सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास बन गया साइन पाई माइनस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी इधर से हमारा आंसर आ गया 2π/5 और दूसरा वाला पार्ट हमारा 3π/5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5π/5 यानी पाई। यानी 2 मार्क्स में ज़्यादा हमें वेरिएशन, ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखाने होते हैं और वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मैट्रिक्स बेस्ड था। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना था, तो हम पहले क्या करेंगे इस रो को इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x × 1 2x - 9। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x ओनली, और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको x और 8 से और इक्वल टू रख देंगे 0 मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स दिया हुआ हमें। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x - 9 × x यानी 2x² - 9x और प्लस 32x इक्वल टू 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स है तो 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया 2x² प्लस 23x इक्वल टू 0। हमें दिख रहा है x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं। तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आ गई 0 और एक आ गई -23/2। तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और इसके और में क्या दिया था, और में तो और भी आसान क्वेश्चन था कि हमें 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। और 2/2 का मैट्रिक्स कैसा होता है जिसमें हमारे पास पोजीशन होती है A11 A12 A21 और A22, और वो कह रहा है यहाँ पे हर एलिमेंट इस पोजीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है A11 निकालने के लिए 1 + 1 पुट करना है यानी 2, 1 2 निकालने के लिए 1 + 2 क्योंकि ये I होता है ये J होता है तो 3, 2 1 हो जाएगा 3, 2 2 हो जाएगा 4। तो ये मैट्रिक्स बनाना था तो 2 नंबर में ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ईजी था ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन था वो था कैलकुलस बेस्ड कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट और फंक्शन की वैल्यू ए पे सेम होगी। तो हम क्या करते हैं इसकी लेफ्ट एलिमेंट या राइट एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो मैं राइट एलिमेंट निकाल रहा हूँ। राइट एलिमेंट हमारी होती है x = a + h। a हमारा यहाँ 3 है क्योंकि कॉन्टीन्यूस 3 पे भी है, और कॉमन वैल्यू देखते हैं। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पुट कर देंगे 3 + h। तो ये बन जाएगा 3 + h का होल स्क्वायर -9, और ये बन जाएगा 3 + h -3। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो 3 हो जाएगा। अब हमें इतना पता है कि नीचे जो h आ रहा है वो कटना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा। तो ऊपर जब फॉर्मूला खोलेंगे a² + b² + 2ab, इस टर्म को मिस नहीं करेंगे आप, और फिर यहाँ पे h। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, h कॉमन लेके कट गया तो हमारे पास आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h × h + 6। तो h कट गया, h को 0 पुट किया तो 6 आ गया। अब क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3 होगी। तो ये वाली वैल्यू हमने 6 निकाली, ये वाली वैल्यू k दे रखी है तो हम कहेंगे यस k = 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू 6 आ गई।
तो ये भी मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22। यहाँ कह रहा है ये फंक्शन शो करो, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले क्या करते हैं बेटा, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 2 लगाएंगे इन दोनों में। तो x माइनस 1 एज इट इज़ ई एक्स का डेरिवेटिव EX, और फिर EX एज इट इज़ x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। तो हम क्या देख रहे हैं, EX कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1 तो x रह जाएगा, हमारा डेरिवेटिव ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। हमें दिया है कि x पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे, हम ये दिखा देंगे भी दोनों टर्म पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे क्योंकि एज x 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली x 0 से बड़ा है, तो EX तो हमें पता है 0 से बड़ा होता है, नहीं x तो ऑलरेडी गिवन है 0 से बड़ा, और EX हमेशा 0 से बड़ा होता है, क्योंकि कभी भी अब EX का ग्राफ बनाते हैं नहीं ऐसे जाता है, यानी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है और उससे ऊपर ही रहती है, मतलब EX हमेशा 0 से इन्फिनिटी लाई करता है। तो हम कहेंगे x तो गिवन है 0 से बड़ा है और एक्सपोनेंशियल तो हमेशा 0 से बड़ा रहता है, यानी दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि fx जो है हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हमें सिर्फ यही शो करना था, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखाने होते हमें, ठीक है बेटा। अब चलते हैं tan स्क्वायर पे। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें पता है बहुत ईजी होता है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसको लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एंगल को एज इट इज रहने दिया, -1 कर दिया, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan 3x प्लस 5, और डिवाइडेड में आता है इसका एंगल का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव 3, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो 2 मार्क्स में देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं और पार्ट पे। यहाँ पे मॉड का क्वेश्चन आ गया, जबकि यहाँ पे ना हम क्या कर सकते हैं, मॉड नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे -a2 की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि -a2 जा रहा है और हमें पता है -a2a में फंक्शन को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a, अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन हो। तो यहाँ पे तो ये इवन फंक्शन बन रहा है, क्योंकि x की जगह -s पुट करने पे सेम फंक्शन आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 2 मॉड x। अब क्योंकि x की रेंज पॉजिटिव है, और जब x की रेंज पॉजिटिव होती है तो मॉड x के इक्वल होता है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे x। तो यानी सिंपल आपको 0 to 2 इंटीग्रेट करना था x को, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 4 आंसर आ गया। क्या कोई मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, है ना। यानी अगर आपकी कंसेप्ट ठीक हो तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, ये तो बेटा पैराबोला था, पैराबोला है, बना लेते हैं पैराबोला। किधर की तरफ ओपन होगा, जिसकी पावर 1 है x की तरफ। अब कह रहा है ये पैराबोला y = 3, y = 3, y 3 पर सीधी लाइन चले जाएगी, और y एक्सिस के साथ बना हुआ एरिया, यानी ये एरिया निकालना हमें। तो ये एरिया y एक्सिस के साथ बन रहा है, तो हमें पता है अगर y के साथ एरिया बनता है तो y के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करते हैं, और y की लिमिट होती है। अब यहाँ पे y 0 है और यहाँ पे y हमारे पास कितना है 3, तो यानी y की लिमिट 0 से 3 हो जाएगी। और अगर y की लिमिट है तो क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्वेश्चन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y²/4। यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 0 से 3 हमें y²/4 को इंडिकेट करना है। कोई मुश्किल काम है नहीं। y² का इंडिकेशन क्या होगा, y3/3, 4 ऑलरेडी है तो y³/12। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27/12, क्योंकि 0 पे तो 0 हो जाएगा, 3 पे कट रहा है तो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। इतना ईजी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था, कोई मुश्किल नहीं था, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा सेपरेटिंग द वेरिएबल। कैसे सेपरेटिंग द वेरिएबल है, क्योंकि हम इसको ना e की पावर y को इसको लिख सकते हैं e की पावर y इंटू e की पावर -x। अब हम सेपरेट करते हैं तो y वाली टर्म अलग और x वाली टर्म अलग, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ey/dy, और ये e की पावर -x जब इधर जाएगा तो ये आ जाएगा dx/e की पावर -x, जिसको हम ऊपर जाके लिख सकते हैं e की पावर x। अब इंटीग्रेट कर दो, मेरे बात समझ पा रहे हैं क्या हुआ। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ e की पावर -x का मतलब है 1/ex, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, सेपरेट हो चुके हैं, तो ey का इंटीग्रेशन ey, ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन था। तो 1 नंबर सेपरेट करने का मिलेगा और 1 नंबर इंटीग्रेट करने का मिलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 26 क्वेश्चन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमें निकालनी थी जो पास करी 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से पास करी तो पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 - x1, किसी में भी से किसी को पॉइंट को माइनस कर सकते थे। तो 3 में से 1 गया 2,
4 में से -1 किया तो 5 और -7 में से -6 किया तो -13। आप इसके डी आर निकाल चुके हैं, 2 5 -13। आप इसको -2 -5 13 भी लिख सकते थे अगर फर्स्ट में इसमें से माइनस करते इसको, तो है ना। अब वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर, जिससे मतलब फर्स्ट वेक्टर है पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास कर रही है, वो ये भी ले सकते हो ये भी। तो मैं पहला ले लेता हूँ 3i कैप 4j कैप -7k कैप, इससे पास कर रही है, प्लस लैम्डा टाइम्स डी आर वेक्टर, तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप -13k कैप। तो ये हमारी वेक्टर इक्वेशन बन गई 2 मार्क्स के लिए। तो एक नंबर इसमें डी आर निकालने का हो गया और एक इक्वेशन ऐसे लिखने का, कोई मुश्किल थोड़ी था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जब ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का कई बच्चों को मतलब नहीं पता, वैसे ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और इसको हम हिंदी में लंबिक भी कहते हैं। नहीं तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन थी ना, तो आप यहाँ हिंदी मीडियम से समझ सकते थे, लाम्बिक है, लाम्बिक मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना था। तो 2 × 1 2, jth कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे -2 लैम्डा -1 = 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 = 2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। तो 2 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो आप देखिए कोई भी 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट मच मोर लेंथी क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अगला चलते हैं। अ डाई इज टॉस थ्राइस। अब एक डाई को हमने 3 बार फेंका, तो अगर टोटल नंबर केसेस की बात करूँ तो 6 6 6, तो 216 केस बनेंगे। अब ये थोड़ी 216 केस बनाने बैठेंगे हम, है ना। क्या करें, पीएनसी लगाएंगे। वो कह रहा है जब हमने डाई का फेंका तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑड नंबर कम से कम एक बार आए। तो अब सोचो एक बार जरा बेटा, ऑड नंबर क्या पूछ रहा है वो, ऑड नंबर कम से कम एक बार आए। तो इसका मतलब है ऑड नंबर एक बार भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें। ऑड नंबर 2 बार भी आ सकता है, मतलब 2 बार मतलब 2 डाइस पे, ठीक है। और ऑड नंबर 3 पे भी आ सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम कहते हैं कि भी जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें ये पता है कि ऑड नंबर या तो एक बार आएगा, या 2 बार आएगा, या तीनों पे आएगा, या आएगा ही नहीं। तो और हमें पता है उन सब का सम 1 होता है। तो बजाय इस सब को निकालने के हम कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर अपीयर डज नॉट अपीयर। ऑड नंबर आया ही नहीं, तीनों पे ऑड नंबर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, पहली पे भी इवन नंबर आ गया, दूसरी पे भी इवन नंबर आ गया, 3 डाई फेंक रहे हैं हमने, तो तीसरी पे भी इवन नंबर आ गया, ठीक है बेटा। अब इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डाई जब रोल करते हो तो इवन नंबर आता है 2 4 6, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/6, यानी 1/2 1/2 और 1/2। तो यानी 1 - 1/8, तो इसका आंसर आ गया 7/8। तो ये आंसर था इसका 7/8, कोई मुश्किल नहीं था। ये क्वेश्चन भी हमने ट्यूटोरियल में कर रखा है। और इसका जो लास्ट पार्ट था और पार्ट, वो भी आपने एनसीईआरटी में किया होगा। देखिए पी ऑफ ए जो है वो डायरेक्टली दे रखा है, पी ऑफ ए 5/13। तो हम लिख देंगे पी ऑफ ए जो है हमारे पास 5/13 है। पी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, 2p ऑफ बी 5/13 है, तो पी ऑफ बी क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी आ जाएगा 5/26। अब पी ऑफ ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए कितना है हमारे पास 5/13। तो 5/13 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 2/5 × 5/13, 2/13। अब यूनियन भी निकालने के लिए हमें ये 3 चीज़ चाहिए होती है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए यानी 5/13, पी ऑफ बी यानी 5/26, और माइनस इंटरसेक्शन 2/13। तो 5 में से 2 गया तो ये आ गया 5/26 और प्लस 3/13, और 3/13 को ना एलसीएम सेम करने के लिए मैं लिख देता हूँ 6/26। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/26। तो पी ऑफ ए यूनियन भी आ जाएगा 11/26। तो आप देखो कोई मुश्किल नहीं था। 2 नंबर का अगर मैं देखूँ ध्यान से, मैंने एक्सप्लेन करके किया। अगर आप मुझे लगे आपको लग रहा है कि फास्ट किया, तभी 15 मिनट में किया, आप इसको 20 मिनट में कर लोगे। तो 15-16 मिनट में हमने फर्स्ट 2 के सेक्शन किए थे। 15 से 16 मिनट इस सेक्शन में लगते हैं। मतलब आप सोचो फर्स्ट हाफ एन आवर में ये पार्ट हो सकता है। और पूरा पेपर जिन बच्चों को आता था उन्होंने 2 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, लेंथी नहीं था। अगर आपको लेंथी लगा तो इसका मतलब है आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है। इसको टेंशन नहीं लेनी, आराम से करना है। 3 आवर्स के पूरे फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस करो। जहाँ से भी पेपर मिले, जिस भी स्कूल का प्री बोर्ड हो उसको ट्राई करिए। जितने आप पेपर आप ट्राई करेंगे उतना आपको कंफर्टेबल होगा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, क्वेश्चन को समझने में और क्वेश्चन को लिखने में। तो
तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 3 आवर्स का पेपर पूरा टब बहुत अच्छा टाइम मिलता है। बट अगर आपको पेपर आता है तो इट कैन बी ईजिली सॉल्व इन 2 आवर्स और 2 आवर 30 मिनट्स वेरी कर सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ जल्दबाजी में गलती कर देनी है, रिलैक्स होकर पेपर करना है, पेपर आराम से आपको हो जाएगा, लेंथी नहीं होता, ठीक है बेटा। तो पेपर लेंथी नहीं था, प्रैक्टिस की कमी थी, प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे तो बहुत जल्दी आप भी पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।